हम यहाँ पर बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति क्या रही है। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत किस तरीके से अपनी चुनौतियों का सामना किया भारत ने, और किस तरीके से खंडित भारत को एक तरीके से एक राष्ट्र के रूप में बनाया गया था। तो एक नया और खंडित राष्ट्र की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ, भारत का विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पर एक नया देश यहाँ पर बनता है, पाकिस्तान और भारत। तो अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से क्या हुआ, 80 लाख शरणार्थी है पाकिस्तान से भारत आ गए थे, और इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना था, उन्हें रोजगार देना जरूरी था। और इसके बाद में रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी, और इन सभी को एक नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था, और लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरीके से व्यक्त कर सके। तो ये हम इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों के विसर्जन का ये चित्र बताया गया है 1948 की। तो यहाँ पर हम देखें कि अभी स्वतंत्रता के 6 महीने हुए थे कि सारा राष्ट्र यहाँ पर गहरे शोक में डूब गया। क्योंकि हुआ क्या था, 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की यहाँ पर हत्या कर दी थी। और वह गांधी जी को इस दृढ़ विश्वासी मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी से हम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है, चारों तरफ अंधेरा है। हमारे जो प्रिय नेता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अब नहीं रहे। तो 1947 की अगर हम बात करें, 1947 में भारत की आबादी है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। तकरीबन 34.5 करोड़ लोग भारत में रहते थे, और यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी, अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति वाले, हिंदू समुदाय व अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय भी थे। और इस विशाल देश के लोग हैं, तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था, उनके खान पान काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता है, ये बड़ी भारत के सामने समस्या थी। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी यहाँ पर समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल जनसंख्या है, गाँव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार है बारिश पर निर्भर रहते थे, और यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी। अगर फसल चौपट हो जाती है तो नाई बढ़ई बुनकर व अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता है। शहरों में फैक्ट्री मजदूर है वो भीड़ भरी झुग्गियों में बसते रहते थे, क्योंकि वहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे जो भी शहरों के मजदूर थे। और यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की खास व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं थी। और इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज को बढ़ाना जरूरी था, बल्कि यहाँ पर नए उद्योगों का निर्माण करना भी था, और यहाँ लोगों को रोजगार भी मिल सके ऐसी व्यवस्था यहाँ पर करनी थी। एकता और विकास की प्रक्रिया के साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच में मौजूदा मतभेदों को दूर नहीं किया जाता तो वे हिंसक और बहुत ही खतरनाक टकरावों का रूप यहाँ पर ले सकते थे। लिहाजा ऐसी टकराव देश के लिए यहाँ पर महंगे पड़ सकते थे। जैसे हम बात करें, इस तरीके के जो टकराव है वो देश के लिए महंगे पड़ सकते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और की वजह से तनाव की यहाँ पर आशंका बनी रहती थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क यहाँ पर पैदा हो सकता है। नए संविधान की रचना से पहले हम देखें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को। जो सार्वभौमिक वयस्क हैं, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया। जो भी वयस्क नागरिक हैं उनको सबको मत दिया जाएगा। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश की राजनीतिक भविष्य के बारे में एक लंबा विचार विमर्श किया है। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे, और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के यहाँ पर प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत यह है कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, और इसका मतलब यह था
कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। और यह एक क्रांतिकारी कदम था और इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार यहाँ पर नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता का भी यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पर बट गया। तो संविधान के उद्देश्य यहाँ पर चित्र हम देख सकते हैं। संविधान के उद्देश्य पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, संविधान के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू पढ़ करके सुना रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, वहाँ जैसे जो लोग हैं वो काम करते थे, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अन्य देशों की जो जनता को यह अधिकार है वो टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। यहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार यहाँ पर मिला था। उसके बाद में शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद में यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में यह अधिकार, मत का अधिकार है, वो मिला था, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद में। इसके विपरीत अगर भारत की बात करें, भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा। जैसे अगर हम बाकी देशों की बात करें, बाकी देशों में क्या है, पहले संपन्न लोग थे उनको मत देने का अधिकार दिया गया, उसके बाद में शिक्षित पुरुषों को दिया गया यह अधिकार, उसके बाद में धीरे धीरे महिलाओं तक ये अधिकार पहुंचा। लेकिन भारत में आज़ादी के तुरंत बाद ही सभी को ये मत देने का अधिकार है दे दिया गया था, भले ही वे अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हों या फिर अनपढ़ हो। संविधान की दूसरी विशेषता थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। भारत में कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो, भारत को एक हिंदू देश यहाँ पर घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन भी एक खास समुदाय मुसलमानों के हित के लिए, रक्षा के लिए यहाँ पर किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख, ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन व अन्य धर्मों के लोग भी भारत में रहते थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान दिया गया जैसे हिंदुओं को यहाँ पर दिए जा रहे थे। अगर हम बात करें कि हमें या उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देने चाहिए, तो मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में यहाँ पर नेहरू जी ने कहा है, नेहरू जी ने क्या कहा है कि हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहे तो भी कहीं नहीं जा सकते, और यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से चाहे जितना उकसावा हो, वहाँ के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हों, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को वही सुरक्षा और अधिकार देने हैं जो किसी लोकतांत्रिक राज्य के नागरिकों को मिलते हैं। तो संविधान की तीसरी विशेषता जो थी, भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता क्या थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया और अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, परंतु अब उन्हें सभी लोगों के लिए यहाँ पर खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था अब भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा है निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें हम उस समय हरिजन कहा करते हैं, उम्मीदवारों के पास इतने अंक और शैक्षणिक योग्यता नहीं होती है वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था कि हमें 1000 साल तक दबाकर रखा गया है, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा, हमें इस कदर दबाया है कि अब न हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता है और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भी यहाँ पर भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षाओं से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय के बाहर के ताकतवर लोगों को कब्जा होता जा रहा था।
संविधान ने उन्हें जो नए अधिकार दिए या संविधान से जो उन्हें नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का ही था कि उनकी स्थिति में कुछ सुधार लाया जा सके। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर एक लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचेगा और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों का ज्यादा से ज्यादा राज्यों को यहाँ पर ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलनी चाहिए। मैसूर के सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है, इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों को कुशलक्षेम का प्रारंभिक और प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही यहाँ पर होना चाहिए, कि राज्य स्तर पर जो लोगों की कुशलक्षेम है उसका प्रारंभिक भार किसके ऊपर होना चाहिए, प्रांतीय सरकार के ऊपर ही यहाँ पर होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों की 3 सूचियां यहाँ पर बनाई गई हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान से संबंधित चीजें बताई गई हैं, रक्षा और विदेशी मामले आदि को रखा गया है, ऐसे विषय जो केवल केंद्र सरकार के अधीन हैं। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय रखे गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर थी। और संवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। अगर हम बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्यार से लोग हैं बाबा साहब के नाम से पुकारते हैं, और वह एक मराठी भाषाई दलित परिवार से थे। और डॉक्टर अम्बेडकर जाने माने वकील और यहाँ पर अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं। उन्हें दलितों का एक महान नेता यहाँ पर माना जाता है और भारतीय संविधान का जनक भी उन्हें कहा जाता है। तो संविधान की सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए, और उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, और इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता यहाँ पर निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं व विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला यहाँ पर लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब, ऊंची नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि नए संविधान के नए भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध यहाँ पर करते हैं। अब राज्यों का गठन कैसे किया जाए? भाषाई आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाता है तो वो राज्यों का गठन किया गया। तो राज्यों का गठन यहाँ पर किस तरीके से किया गया? 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही भारत आजाद होगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना एक प्रांत होगा। आजादी मिलने के बाद में कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाएं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि 2 राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे को झेल सकता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे, और विभाजन के बाद नेहरू ने कहा कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने यहाँ पर कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, एक समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह थी कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़ानी चाहिए, उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर देना चाहिए। हमने यही कसौटी जो भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है,
और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं किया जाता। जो भाषाई आधार पर राज्य मांगने की जो प्रणाली है उसका हम समर्थन नहीं करते। गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। ये तेलुगु वासियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ वासी, मलयालम वासी, मराठी वासी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष है मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में यहाँ पर दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। और उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु वासियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश में आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। और जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे और जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और यहाँ पर जुलूस निकालने लगे। और 58 दिन के अनशन के बाद में 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। और अखबार में लिखा गया कि श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर दिया है। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। और इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश यहाँ पर बन गया। तो 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र के रूप में एक राज्य का गठन किया गया था, जिसको सबसे पहले कौन सा प्रांत बनाया गया था? आंध्र प्रदेश बनाया गया था। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांट करके कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में मुंबई प्रांत को मराठी, गुजराती भाषी 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिए गए। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ। हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषी, जिसमें ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की यहाँ पर मात्रा ज़्यादा थी। तो भाषाई राज्यों का जो गठन किया गया था वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये भाषाई राज्यों का गठन किया गया। तो भाषा के आधार पर जो गठन किया गया था, जैसे हम देखें ब्रिटिश भारत है, ये येलो कलर में जो दिखाया गया है ब्रिटिश भारत है। तो जैसे कि ये जम्मू एंड कश्मीर है, वर्तमान में अलग हो गया है, दोनों अलग अलग बना दिए गए हैं। और संयुक्त प्रांत बिहार बना, बंगाल। इधर हम देखें केंद्रीय प्रांत था ये सेंटर में, इधर मुंबई, इधर हम सिंध, पंजाब, और इधर मद्रास, मद्रासी बोलते थे, उड़िया, उड़ीसा। तो इस तरीके से ये बटे हुए थे। तो ये है हमारा 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत और रियासतें। जो यहाँ पर ये रेड कलर में दिखाया गया है रियासतें हैं, जैसे कि हैदराबाद रियासत है, मैसूर रियासत है। और ब्रिटिश भारत के अंदर में कौन कौन से थे? जैसे मद्रास, उड़ीसा, केंद्रीय प्रांत, ये पूर्वी भारत है, ये रियासत था। राजपूताना रियासत था, अजमेर, मेवाड़, राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत में रियासतें थी। यहाँ पर ग्वालियर हो गया, यहाँ पर रियासत थी। भूटान हो गया, यहाँ पर रियासत थी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में यहाँ पर 1 नवंबर 1946 को, 1956 से पहले भारतीय राज्य की बात करें, ये तो हो गया हमारे पास में 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय राज्य और प्रांत क्या थे। अब हम देखते हैं 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देखें, ये 1 नवंबर 1956 से पहले के हैं। तो इसमें राजस्थान, अजमेर, मेरवाड़, क्योंकि 1 नवंबर 1956 से पहले हैं, यहाँ पर अलग अलग थे। राजस्थान, अजमेर, मेरवाड़, मध्य भारत, इधर हैदराबाद, ये विंध्य प्रदेश, भूटान, मणिपुर, ये सब क्या है? भूतपूर्व रियासत थी। और बाकी सारे राज्य थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सब बाकी राज्य थे। अब क्या हुआ? और 1975 में भारतीय राज्य की बात करें, 1975 में भारत के राज्य हैं पूरी तरीके से बदल गए थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1975 वाले भारतीय राज्य,
ये 1975 का मानचित्र है, जिसमें देख केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और इधर उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, इधर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये साथ साथ हैं। इधर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो ये भारतीय राज्य यहाँ पर बनते हैं 1975 का। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर अलग कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये राज्य बन जाते हैं, उसके बाद में आता है हमारे पास में ये अगर मानचित्र हम देखें, ये मानचित्र है महानदी के पानी का, क्योंकि महानदी के पानी का बंटवारे का क्या है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। महानदी के पानी को रोकने के लिए यहाँ पर एक पुल बनाया गया है। तो ये पुल है जो कि महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। और स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास के प्रतीक यहाँ पर माने जाते हैं। और राज्य की अगर बात करें, राज्य क्या होता है? राज्य होता है सरकार से संबंधित। राज्य शब्द का यहाँ पर विभिन्न राज्यों और प्रांतों के लिए उपयोग यहाँ नहीं किया गया है। राज्य यहाँ पर एक तरीके से सरकार से संबंधित होता है। तो गांधीनगर बांध पर चल रहा काम अगर हम देख सकते हैं, ये तो महानदी पर बनाया हुआ बांध है। और नीचे हम देख सकते हैं गांधीनगर बांध पर जो काम चल रहा है, ये गांधीनगर बांध पर काम चल रहा था इस तरीके से। तो ये गांधीनगर बांध बना हुआ है या बनने की स्थिति में है ये। अब इसके बाद में हम बात करते हैं विकास की जो योजनाएं रही हैं। अब विकास की योजनाएं कौन कौन सी रही हैं? विकास की योजना में भारत और भारतीयों को गरीब से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीक एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। और 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया है यहाँ पर। और इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी काम करेगी और प्राइवेट कंपनियां भी काम करेंगी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का काम चलेगा। और यहाँ पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने, रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, परस्पर एक दूसरे का वो सहयोग करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग है बाजार द्वारा, यानी कि निजी उद्योगपतियों की तरह लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच में किस तरीके का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। अभी योजना आयोग को हटा दिया गया है और योजना आयोग की जगह यहाँ पर दूसरा नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग काम करता है। तो गांधी सागर जो बांध है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित चंबल नदी पर बनाया गया 4 बांधों में से पहला बांध है गांधी सागर बांध, और इसका निर्माण है 1960 में हुआ है गांधी सागर बांध का निर्माण। फिर 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई और इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। और ये काम है सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत यहाँ पर रखे गए। और भारी उद्योगों पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। और इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे, जो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है। उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार की अगर हम बात करें, उससे पहले अगर हम देखें कि यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ये जो चित्र है ये है भिलाई इस्पात संयंत्र, जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर हाथ में ला रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का यह चित्र है। भिलाई में स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना जो की गई थी वो 1959 में की गई थी। तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से ये भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ के पिछले ग्रामीण इलाकों में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है। उसके बाद में पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू जी के विचार हम देखें। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे हैं। उनके पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। और 22 दिसंबर 1952 को एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूह के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इसमें ज़्यादा होता है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह है। उन्हें अपने अगले उद्देश्य और बढ़ते हुए सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए।
बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और सांख्यिकी से ये हालांकि महत्वपूर्ण है और ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते हैं। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से ही आता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर दे। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा हो रही है, कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे हैं प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी के अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे यानी मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही होगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उनके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ, नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह सकते हैं। ये बोले थे महात्मा गांधी की अनुयायी थी मीरा बहन, उन्होंने 1949 में ये वर्ड यहाँ पर बोले थे। तो क्या वीर मीरा बहन की यह मान्यता थी कि विज्ञान और मशीनरी मानव सभ्यता के लिए समस्या खड़ी कर देगी? इस बात पर हम चर्चा कर सकते हैं। आप में औद्योगिक प्रदूषण और जंगलों के विनाश से हमारी दुनिया पर पड़ रहे प्रभावों की हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने की वजह से आसपास के जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर समुद्र में डूब रहे हैं। एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह की अगर हम बात करें, स्वतंत्र विदेश नीति की चाह में यहाँ पर हम देखें कि संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन यहाँ पर दिखाए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू ये हैं और कृष्णा मेनन ये हैं। कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में यहाँ पर आवाज उठाई है। जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शीर्षक काल में ही थी, यानी शुरू हुई थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर के सैनिक गठबंधन बना लिया और यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के प्रदेश मंत्री थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मुख्य आधार था। मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों ने आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो, परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिका और सोवियत संघ के गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे और इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी नैतिक रवैया अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना यहाँ पर करना पड़ा। 1970 के दशक में बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य यहाँ पर बन चुके थे। तो यहाँ पर वार्डुंग इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक यहाँ पर 1955 में होती है और इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर चर्चा की कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिम प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास को किए किस तरह वो जारी रख सकते हैं, यानी कि वो पश्चिम प्रभुत्व के खिलाफ अपने प्रयास को किस तरीके से जारी रख सकते हैं ताकि पश्चिम सभ्यता से बचा जा सके। उसके बाद में राष्ट्र के यहाँ पर 8 वर्षों के बाद में, जैसे कि बात करें 15 अगस्त 2007 की बात करते हैं कि हमारा देश है आज़ाद हो गया। कितने साल हो गया? 60 साल हो गया। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर सके हैं? भारत अभी भी एक और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा था। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा, उन्हें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई और आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं। राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो गए हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को भाषाई विविधता और धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मुंबई में स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों में से एक है और इसके दूर वाले सिरे पर आप गगनचुंबी इमारतें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारत भी हैं और झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं। परंतु दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरी तरफ यह सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद हैं।
संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी साझा जल स्रोत, मंदिरों, मैदानों व अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच कई टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ ही रहा है। भारत के कुछ भाग और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं, विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं और दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी झोपड़ियों में, बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते हैं। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। और स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत ही बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह सच है कि यह विफल भी यहाँ पर नहीं हुआ है। उसके बाद में अगर हम बाकी जगह बात करें, जैसे श्रीलंका में क्या हुआ था 1956 में, जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उसी समय श्रीलंका, यानी तत्कालीन नाम था उस समय सीलोन, श्रीलंका को कहते थे। तो बंदूक लिए ये तमिल उग्रवादी श्रीलंका में गृह युद्ध का प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसी समय श्रीलंका में संसद ने एक कानून पारित करके सिंगला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दिया और इस कानून के जरिए सिंगला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया और एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सीलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा। सिंगला भाषी जो है, एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है तो इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में दो टुकड़े रक्त रंजित देश भी यहाँ पर पैदा हो जाएंगे। पिछले कई दशकों में श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था और इसी कारण पैदा हुआ एक वहाँ का तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंगला भाषा थोपी जा रही थी और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बंट गया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है और इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भारत पर थोप दिया गया जाता तो जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू और उत्तरी श्रीलंका पर सिंगला भाषा को थोप दिया गया है तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आकांक्षाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में यहाँ पर सहज आगे बढ़ने लगते हैं।